कूटनीति की कला ये है कि आप दूसरे व्यक्ति को अपनी बात मनवाएं। ये कहा था प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनेता चार्ल्स मॉरिस डी टैलीरन पेरिगॉर्ड ने। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम अपने दिन के तीसरे और आखिरी विषय पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है जो 2025 के साल को भारतीय विदेश नीति के लिए एक रियलिटी चेक के तौर पर देखता है। और ये उन सभी के लिए जरूरी हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी भारत की वैश्विक स्थिति को समझना चाहते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की परतों को खोलते हैं। 2024 के चुनावों के बाद 2025 की शुरुआत मतलब बड़ी उम्मीदें और आशाओं के साथ हुई थी। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में विदेश नीति पर बड़े कदम उठाएंगे। अमेरिका के साथ संबंधों को एक नई ऊर्जा देने, चीन के साथ सीमा विवाद पर एक नई शुरुआत करने और रूस के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की बातें हवा में थीं। लेकिन साल खत्म होते होते ये सारी उम्मीदें एक तरह से ठंडी पड़ गई। नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। ये उम्मीद और हकीकत के बीच एक टकराव का साल था। स्रोत के मुताबिक भारत को असल में 4 बड़े और आप कह सकती हैं एक दूसरे से जुड़े मोर्चों पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक रणनीतिक स्थिरता और सबसे जरूरी क्षेत्रीय यानी हमारे पड़ोस की सुरक्षा। तो चलिए अमेरिका से ही शुरू करते हैं। संबंधों को रीसेट करने की बात हो रही थी, लेकिन ये विश्लेषण कहता है कि 2025 अमेरिका भारत संबंधों के लिए इस सदी का सबसे मुश्किल साल बन गया। ऐसा क्या हुआ? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में भरोसे की भारी कमी देखने को मिली। इसकी शुरुआत हुई भारतीय सामानों पर 25% के भारी भरकम जवाबी टैरिफ से। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। इसका सीधा असर भारत के कपड़ा, रत्न और आभूषण जैसे उन उद्योगों पर पड़ा जहां लाखों लोग काम करते हैं। और ये पहली बार नहीं था, है ना? मतलब ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उन्होंने भारत के जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत जो व्यापारिक फायदे मिलते थे उन्हें वापस ले लिया था। तो ये उसी का एक तरह से विस्तार था। बिल्कुल, ये उसी आक्रामक व्यापार नीति का अगला कदम था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। मामले को और भी ज्यादा उलझाते हुए अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल पर भी 25% का सरचार्ज लगा दिया। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना अचानक बहुत महंगा हो गया। मतलब रातों रात अमेरिका के सबसे ज्यादा टैरिफ वाले व्यापारिक भागीदार बन गए। ये तो एक तरह से दोहरी मार थी। एक तरफ हमारे निर्यात पर टैरिफ और दूसरी तरफ हमारे आयात पर सरचार्ज। और इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर और भी गहरा था। H-1B वीजा पर नए और कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। भारत के लिए विदेशों से आने वाला पैसा, जिसे हम प्रेषण या रेमिटेंसेस कहते हैं, वो विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हाँ, बिल्कुल। और H-1B वीजा इसका एक अहम जरिया है। उस पर चोट करने का मतलब था भारत की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत नस को दबाना। सही बात है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ जिन बड़े व्यापार समझौतों पर सालों से बात चल रही थी वो ठंडे बस्ते में चले गए। हालांकि हाँ, ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ कुछ छोटे समझौते जरूर हुए, लेकिन वे इस बड़े नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते थे। तो एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को साधने की कोशिश कर रहा था। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन की वो तस्वीरें जहां नेता हाथ में हाथ डाले दिख रहे थे, वो तो काफी वायरल हुई थी। हाँ, और यहीं पर स्रोत प्रदर्शनात्मक कूटनीति यानी परफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी के विचार को सामने लाता है। अच्छा। तस्वीरें अच्छी थी, कैमरों के लिए एक बढ़िया मौका था, लेकिन जमीनी हकीकत वो कुछ और ही थी। चीन के साथ उड़ानें फिर से शुरू हुई, वीजा और कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के रास्ते भी खुले, लेकिन जो सबसे जरूरी मुद्दा था वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति और स्थिरता, उस पर चीन ने कोई ठोस गारंटी नहीं दी। और आर्थिक मोर्चे पर भी कोई ढील नहीं दी गई। मतलब वो जो निवेश पर नियम थे, बिल्कुल नहीं। चीनी निवेश पर जो कड़े नियम लगाए गए थे वो वैसे के वैसे ही बने रहे और तनाव कम होने के बजाय एक नई घटना ने चिंता और बढ़ा दी। नवंबर 2025 में शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक को सिर्फ इसलिए घंटों तक हिरासत में रखा गया क्योंकि उसके पासपोर्ट पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। ये चीन की तरफ से एक साफ संदेश था कि सीमा पर दोस्ती की बातों के बावजूद उनका जो मूल रुख है वो नहीं बदला है। अब रूस की बात करते हैं।
भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद लंबे समय तक पश्चिमी दबाव का सामना किया और रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इससे तो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की एक बड़ी जीत के तौर पे देखा गया था। फिर 2025 में क्या बदला? ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। लगभग 3 साल तक रूसी यूराल तेल पर पश्चिमी दबाव को झेलने के बाद 2025 में नई दिल्ली अमेरिकी प्रतिबंधों की एक नई और ज्यादा तीखी लहर के आगे झुकती हुई नजर आई। यह अभी तक साफ नहीं है कि क्या भारत को अपना यूराल आयात पूरी तरह से शून्य करना पड़ेगा, जैसे उसने अतीत में अमेरिकी दबाव में ईरान और वेनेजुएला के तेल के साथ किया था। लेकिन इस दिशा में झुकने की भी एक बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक कीमत है। और इसका असर रूस भारत के वार्षिक शिखर सम्मेलन पे भी दिखा होगा फिर? बहुत साफ तौर पर दिखा। सम्मेलन से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई थीं, लेकिन असल में रक्षा, ऊर्जा, परमाणु और अंतरिक्ष जैसे पारंपरिक और मजबूत क्षेत्रों में कोई भी बड़ा समझौता नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ी निराशा थी और इसने दिखाया कि भारत रूस के रणनीतिक संबंध भी बाहरी दबाव से अछूते नहीं रहे। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, अमेरिका से तनाव, चीन से अविश्वास और रूस के साथ संबंधों में एक ठहराव, तो इसका असर वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक और बड़ा सवाल उठता है। 2025 में आई अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी NSS, उसने चीन और रूस के प्रति अपने 2017 के आक्रामक रुख को नरम कर दिया। अच्छा। हाँ, 2017 की रणनीति में इन दोनों देशों को संशोधनवादी शक्तियां कहा गया था, जो अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दे रही हैं। लेकिन 2025 का संस्करण इस पर काफी नरम और कह सकते हैं अस्पष्ट था। और इसका भारत के लिए क्या मतलब था? मुझे याद है 2017 की रणनीति में भारत का जिक्र काफी प्रमुखता से था। यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। 2017 की रणनीति में भारत को एक अग्रणी वैश्विक शक्ति और एक प्रमुख रक्षा भागीदार बताया गया था। लेकिन 2025 के दस्तावेज में भारत की भूमिका को घटाकर सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और वो महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन तक सीमित कर दिया गया। और इसके ऊपर राष्ट्रपति ट्रंप का अपनी और शी जिनपिंग की मुलाकात को G2 कहना। हाँ। एक मिनट, G2, इसे थोड़ा खुलकर समझाते हैं। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ टू, यानी एक ऐसी दुनिया जहां सारे बड़े फैसले सिर्फ 2 देश ले रहे हैं, अमेरिका और चीन। स्रोत के हिसाब से इस एक शब्द ने ही ये डर पैदा कर दिया कि भारत जैसी बाकी उभरती शक्तियों को इस नई विश्व व्यवस्था में साइडलाइन किया जा सकता है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। यह एशियाई शक्ति संतुलन में भारत की स्थिति के लिए एक खतरे की घंटी थी। यह दिखाता है कि वॉशिंगटन के साथ किसी भी गहरे गठबंधन में कितना ज्यादा जोखिम है, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं बहुत तेजी से बदल सकती हैं। उथल थी तो उम्मीद की जाती है कि कम से कम पड़ोस में हालात स्थिर होंगे, लेकिन विश्लेषण तो कुछ और ही कहानी बताता है। पड़ोस में जो थोड़ी बहुत स्थिरता दिख रही थी, वो भी जल्द ही अस्थिरता में बदल गई। इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले से। ये एक गंभीर चेतावनी थी। ये हमला दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी करने और 2016 और 2019 में सीमा पार सैन्य अभियानों के बावजूद जमीनी खतरा बना हुआ है। आतंकवादियों का घाटी में सैकड़ों किलोमीटर अंदर आकर हमला करना और फिर बच निकलना, ये हमारी सुरक्षा और खुफिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था। उसका क्या नतीजा रहा? सैन्य स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर शायद प्रभावी था, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। दुनिया के कई देशों ने आतंकी हमले की निंदा तो की, लेकिन भारत की सीमा पार कार्रवाई का खुलकर समर्थन करने वाले बहुत कम थे। अच्छा। और यहीं पर प्रदर्शनात्मक आक्रामकता यानी परफॉर्मेटिव एग्रेशन का सिद्धांत सामने आता है। आप अकेले आक्रामकता तो दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक दूसरे देश आपके साथ खड़े न हो, उसका असर सीमित हो जाता है। और इस बीच सरकार की चुप्पी ने भी मामले को और बिगाड़ दिया। हाँ, जब भारतीय जेट विमानों को नुकसान पहुंचने की अटकलें मीडिया में आईं, तो सरकार ने न तो उनकी पुष्टि की और न ही खंडन किया। इस चुप्पी ने भारत की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। और इसी उथल-पुथल के बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक आपसी रक्षा समझौते की घोषणा हो गई। ओहो! जो भारत के लिए एक और बड़ा कूटनीतिक झटका था। और दूसरे पड़ोसियों जैसे बांग्लादेश और नेपाल में भी हालात ठीक नहीं थे। वहां भी अस्थिरता बढ़ी।
बांग्लादेश में 2024 के सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और नेपाल में 2025 में जेनजी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों ने वहां की सरकार को हिलाकर रख दिया। साल के अंत तक बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर थे। म्यांमार में भी सैनिक सरकार अपनी शर्तों पर चुनाव कराने की तैयारी में थी। इन सब ने मिलकर भारत के पड़ोस को बेहद अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण बना दिया। ठीक है, तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। 2025 के इस उथल-पुथल भरे साल से भारत के लिए मुख्य सबक क्या है? इस विश्लेषण के मेन टेकअवेज क्या हैं? स्रोत यहाँ 4 बहुत ही महत्वपूर्ण सबक बताता है। पहला, जैसा हमने चीन के मामले में देखा, प्रदर्शनात्मक कूटनीति की अपनी सीमाएं हैं। गर्मजोशी से गले मिलना, हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाना या बड़े-बड़े शिखर सम्मेलन करना अच्छा लगता है, लेकिन ये हमेशा जमीनी स्तर पर ठोस फायदों में तब्दील नहीं होते। और दूसरा सबक आक्रामकता को लेकर है, जैसा हमने पाकिस्तान के मामले में देखा। बिल्कुल, दूसरा सबक प्रदर्शनात्मक आक्रामकता के बारे में है। किसी देश को अलग थलग करने या बहिष्कार करने की धमकियां तभी काम करती हैं जब दुनिया के बाकी देश भी आपका साथ दे। अकेले दी गई धमकियों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा वजन नहीं रह जाता। तीसरा सबक भारत की अपनी छवि को लेकर है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है, विश्व पीड़ित या विश्व विक्टिम का नैरेटिव। हाँ, स्रोत का तर्क है कि भारत को इस विश्व पीड़ित की कहानी से बचना होगा। मतलब अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना होगा, चाहे वो अमेरिकी प्रतिबंध हों, चीन की चालें हों, पाकिस्तान की साजिशें हों या फिर पड़ोसियों की कृतज्ञता। मतलब जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल। 2023 में G20 के दौरान सरकार ने विश्व गुरु की छवि से विश्व मित्र की ओर बढ़ने का जो कदम उठाया, वो समझदारी भरा था। लेकिन अब विश्व मित्र से विश्व पीड़ित बनने का खतरा है और इससे बचना होगा। और चौथा और शायद सबसे चुभने वाला सबक, अपने दोहरे मानकों को पहचानना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है कि हमें अपने दोहरे मानकों को पहचानना होगा। अगर हमें बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक की लिंचिंग की चिंता है, तो भारत में भी अल्पसंख्यकों पर होने वाले ऐसे ही हमलों की उतनी ही मजबूती से निंदा और रोकथाम होनी चाहिए। सही बात है। अगर हम पड़ोस में लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की वकालत करते हैं, तो ये जरूरी है कि हम अपने यहाँ भी उन सिद्धांतों का पालन करें। अगर क्षेत्र में बढ़ता इस्लामवाद एक मुद्दा है, तो फिर सरकार तालिबान के साथ इतनी सहजता से बातचीत कैसे कर सकती है? तो अंत में संदेश यह है कि इस लेन देन की दुनिया में चाहे वैश्विक शक्तियों के साथ रिश्ते हों या पड़ोसियों के साथ, भारत को अपने सिद्धांतों पर लगातार टिके रहना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अंत में आपकी विश्वसनीयता ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो कुल मिलाकर 2025 भारतीय विदेश नीति के लिए एक रियलिटी चेक का साल था। ये साल ऊंची उम्मीदों के साथ शुरू हुआ और आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा के मोर्चों पर गहरी चुनौतियों का सामना करते हुए खत्म हुआ। ये साफ है कि 2026 और उसके आगे की राह आसान नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। आज की इस लेन देन वाली भू राजनीति और कमजोर होती वैश्विक संस्थाओं के दौर में क्या भारत की भविष्य की रणनीति को पारंपरिक गठबंधनों के बजाय मुद्दों पर आधारित लचीले गठबंधन यानी इशू बेस्ड फ्लेक्सिबल कोलिशंस बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए? और अगर हाँ, तो ऐसा गठबंधन बनाने की दिशा में पहला कदम क्या होना चाहिए? एक बेहतरीन और बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल। इस जबरदस्त विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि द हिंदू के इस विश्लेषण पर हमारी एक गहरी चर्चा आपको पसंद आई होगी, खासतौर पर उन उम्मीदवारों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।